बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर 14 अप्रैल 2024 को एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। उसी की पूर्व संध्या पर आज 133 दीपों का प्रज्वलित कर आज हम इस शाम को खुशनुमा बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के अनुसार आज हिंदुस्तान के अंदर आजादी के 77 वर्ष बाद भी हिंदुस्तान की एकता और अखंडता बनी हुई है, क्योंकि हमारे संविधान में जो व्यवस्था दी है, हमारे संविधान की स्थापना के अंदर जो व्यवस्था थी कि इसकी एकता, अखंडता और बंधुता को बनाए रखना, न्याय, समता, समानता, ये हमारा फंडामेंटल जो दिए हुए संविधान में, उसके तहत आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। हम इस मौके पर चुनाव भी होने जा रहे हैं देश के अंदर, तो हर व्यक्ति को ये आगाह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप वोट डालें ताकि राष्ट्र का निर्माण हो। के दिल्ली गेट से नज़ारा है, जहां आज पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। नगर में आज भव्य रैली निकाली जा रही है, हर वर्ष की भांति। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समारोह समिति के द्वारा हर वर्ष भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। आप देख सकते हैं कि सीधा नज़ारा आपके सामने है, डीजे की जानकार के साथ। तो दिल्ली गेट से ये नज़ारा है, पूरे शहर में भ्रमण करते हुए नगर शोभा यात्रा अब पहुंची है। जी गुरुदेव, स्वागत। आज जयंती मना रहे हैं। आज 14 अप्रैल को पूरा भारत के अंदर बाबा साहब का जो अंबेडकर का जो बनाया जा रहा है, 14 अप्रैल को सारे लोग पूरे उदयपुर में जुलूस और जलसे के साथ यहाँ पर दिल्ली गेट पर आज यहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपने को साकार करने के लिए पूरा उदयपुर की सारी जनता है, वो जनता बाबा साहब का भीमराव अंबेडकर का 14 अप्रैल का मनाने के लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। इस प्रकार से पूरे इंडिया में, पूरे भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जय घोष के नारा दिया जा रहा है। सभी जगह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जय घोष के नारे दिए जा रहे हैं। आवाज दो, आवाज दो, बाबा साहब ने क्या दिया, बाबा साहब ने क्या दिया, बाबा तेरा ये बलिदान। आवाज दो, आवाज दो, बाबा तेरा ये बलिदान, बाबा तेरा ये बलिदान, बाबा तेरा ये बलिदान। आवाज दो, आवाज दो, बाबा तेरा ये बलिदान, बाबा तेरा ये बलिदान। जब तक चूल्हा चांद रहेगा, जब तक रहेगा, आवाज दो, आवाज। मैं डॉक्टर मान सिंह मुनामा, अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जनजाति संघर्ष मोर्चा का संपर्क अध्यक्ष हूँ। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पे मैं पूरे देशवासियों को आपके मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। बाबा साहब के संविधान के द्वारा हमारे देश के अंदर जो कानून व्यवस्था बने, गरीब, आदिवासी, दलित तबके के लोगों ने व्यवस्था करी, उनके लिए हम बाबा साहब के आभारी है। बाबा साहब ने आदिवासी, गरीब,
वंचित वर्ग के लिए काम के लिए और सभी समाजों के काम के लिए जो कानून व्यवस्था बनाई थी, उसके आधार पर आज पूरे देश के अंदर आदिवासियों के अधिकारों की बात हो, दलितों के अधिकारों की बात हो, रक्षा की बात हो, तमाम मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं। बाबा साहब की सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश में हम संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हम सबको इस मौके पे आप सभी को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ये हमारे विश्व में अखाड़े के दफ्तर के द्वारा बाबा साहब का स्वर्ण प्रदान किया जा रहा है, बिल्कुल और नजर है। इस प्रकार से हमारे पहलवान इस प्रकार से आत्मरक्षा करिए, अपने सब प्रदर्शन करते हुए अस्त्र शस्त्र में कैसे ज्यादा बन सकते हैं, अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से हमारे लक्ष्य कैसे हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस मौके पे हम बाबा साहब के दिन अनुयायी इस अवसर पर हम सभी को शुभकामनाएं अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब की जो व्यवस्था की उन्होंने जिस प्रकार से गरीबों के लिए कानून बनाया, जिस प्रकार से हमारे देश का प्रभावित हुआ, उसके लिए हम बाबा साहब के कृतज्ञ वाले हैं। निश्चित रूप से ये आपके मीडिया के माध्यम से आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी व्यवस्था हो, कैसे गरीब आदिवासी दलित अधिकारों की रक्षा हो, हमारे उदयपुर संभाग के अंदर आदिवासियों के प्रमुख मुद्दे हैं, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, उसके साथ में उदयपुर के आदिवासियों को राजपरिवार सेवा में प्रत्येक आरक्षण, ये मांग हम सरकारों से बार बार करते आ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं कि सरकार में कैसे भी करके हमारी व्यवस्थाओं करो और निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से बाबा साहब के बीच अनुयायी है और यहाँ के आदिवासियों के मुद्दे पे, एससी एसटी के मुद्दे पे जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों पर जो अत्याचार हुए हैं, उनको आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम आपके मीडिया के माध्यम से आज देखो हमारे बीच में नारी शक्ति भी है, ये हमारी बालिकाएं हैं, ये पुलिस की लड़कियां हैं और ये तमाम बच्चों को इस मीडिया के माध्यम से ये भी महिलाएं हैं, इन बच्चों ने निश्चित रूप से समाज के लिए बाबा साहब की शुभकामनाएं। बाबा साहब ने क्या दिया, देश को संविधान दिया, बाबा साहब ने क्या दिया, बाबा साहब ने क्या दिया, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, बाबा साहब ने क्या दिया, आवाज दो, बोलो सब बोलो, आवाज तो हम एक ही हो के और बाबा साहब ने क्या संविधान दिया। So, मैं अपने जो सॉन्ग्स मैंने आज तक सुन किए, जो मैं अपने फिल्म सॉन्ग्स आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। I'm not very good in English, like as Hindi or I'll give my best. So I'm Gimi Mahi from Punjab and I'm a professional singer. I sing songs dedicating to my idol, the great. तो दिल्ली गेट से सीधा दृश्य है जहाँ तो बहुत ही खूबसूरत से आज ये पूरा नगर रैली निकाली जा रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। नजारा आप देखें कि इस रैली का और हमारे आदरणीय शैलेंद्र जी चौहान साहब इसका पूरा नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे महान विभूतिया भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये नगर यात्रा जो है ये निकल रही है, भव्य रैली निकल रही है। इसमें देखिए बड़ी संख्या में बहनें मौजूद है, भाई मौजूद है, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत जो है ये एक झांकी जो है निकल रही है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पर? आपको संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज का दिन हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो त्याग और बलिदान था उसको हम संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में आज इनको माना जा रहा है। बाबा साहब की हम जितनी भी तारीफ करें कम है। आज हम भारतवासी ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की थी वहां तो कोलंबिया विश्वविद्यालय ने तो बाबा साहब के अपने विश्वविद्यालय के बाहर आदमकद की मूर्ति लगा के सिंबल ऑफ नॉलेज का उनको नाम दिया है। और पूरे विश्व में बाबा साहब ने
आज जो अपना टॉप 10 में स्थान बनाया है, उसके लिए हम सभी भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि बाबा साहब ने इस भारत देश में जन्म लिया और भारत देश का संविधान बनाया। एक बार पुनः आप सभी को, पूरे मीडिया को और संपूर्ण भारतवासियों को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। देश में आज भारत रत्न बाबा साहब की जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। उदयपुर के अंबेडकर सर्कल पर भी आज बाबा साहब की ये जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी प्रकार से जो बाबा साहब ने जो बातें कही है, बाबा साहब ने जो उपदेश दिए हैं, बाबा साहब ने जो तानाशाही के खिलाफ उपदेश दिए हैं, उन सभी को प्रकाश डालने के लिए यहाँ सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन सब यहाँ एक लाभबंद होकर बाबा साहब के उन पचलों पर चल रहे हैं, उनके उन बातों को ध्यान में लोगों को दर्शा रहे हैं जो उन्होंने कही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं BL छानवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी पूरे देश भर में सभी विपक्षी पार्टी और दूसरे सामाजिक संगठनों को ये विश्वास हो गया है कि वर्तमान में जो तानाशाही सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, वह संविधान तक में और विपक्षी पार्टी जो भी उनके विरोध में बोलने वाले हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए जेलों में डाला जा रहा है। चुने हुए मुख्यमंत्री तक को जेलों में डाला गया है। हेमंत सोरेन से ले लो, दिल्ली के मुख्यमंत्री इनको ले लो। तो ऐसे में हमें भारत के संविधान की शपथ लेते हुए तानाशाही को हटाने की शपथ लेते हुए, और इसमें आज हम आपके सबके बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से देश में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ के नारे की शपथ के साथ में यहाँ पर शामिल हुए हैं बाबा साहब के इसमें स्टेचू पे, और ये शपथ लेके और हम जनता की जागृति के लिए अभियान चलाएंगे। हम आपसे भी ये भारत का संविधान आपको और हमको जिस अधिकार को देकर आज ये जयंती मना रहे हैं या कर रहे हैं, उसका अधिकार हक देता है, हमको समानता का अधिकार है, सारी चीज़ें हैं। तो उसमें हम भी चाहेंगे कि आप भी उसमें पूरा हमारा समर्थन करें और तानाशाही हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, ये नारे को लेकर आज हम यहाँ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हमारा ऑल इंडिया। एक लीडर, एक मुख्यमंत्री, एक मुखिया की भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। वो किन बातों का ध्यान रखे, चाहे आज तो चलो केजरीवाल के साथ हुआ है, कल और कोई खड़ा होगा, वो किन बातों का ध्यान रखे कि आगे ऐसी परेशानी नहीं आए। वो जनता के हित के लिए चुना हुआ है, न कि किसी दारू की पट्टी के लिए। जी देखिए, ये जो आप बता रहे हो जिसमें ये जान करके एजेंडे को घुमाने वाली, आज संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ के मुद्दे को महत्व नहीं देके एक छोटी सी बात, मुख्यमंत्री पूरे ये स्टेट का इनकी पॉलिसी को लेकर इन्वॉल्व होते हैं। रही बात उसमें कोई खामी आ रही है, अभी तक तो आपने भी देखा होगा कि 2-2 साल से चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र हो, चाहे 6 महीने से संजय सिंह रेखा है, जिस ईडी ने एक सबूत तक अभी तक पेश नहीं किया, आपको उसमें बोलने में आप मीडिया जैसे को इनको बताने की आपको फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन इस बात के लिए मिलती है कि मुख्यमंत्री है जो इस बारे में शामिल कैसे हो गया। मुख्यमंत्री की तो पूरी वॉच होती है। आज शिक्षा के ऊपर बात कीजिए, जो भारत के संविधान के अंतर्गत हमको सबको समानता का अधिकार, शिक्षा के बिना से आप समानता के अधिकार का क्या महत्व समझते हो? शिक्षा है, रोजगार है, किसानों की पॉलिसीज का है, वो सारी चीजों का शपथ का मतलब है पूरा मैनिफेस्टो जो सब राजनीतिक दल भी इस टाइम पे चुनाव की वजह से घोषित कर रहे हैं, उनमें भी हम शामिल हैं, और वो सबकी शपथ लेकर आपके बीच में हम आज संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ के नारे के साथ में शपथ ग्रहण का आम आदमी पार्टी की ओर से ये है। उसमें आपसे भी हम कहेंगे कि आप भी हमारा समर्थन देके और जनता की आवाज को उठाए। आज बाबा साहब की जयंती है और उस पर हम अपनी बात सुन के रख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि देश में एक आम आदमी का पार्टी का या आम आदमी क्या सोचता है, उसको कैसा संविधान चाहिए, उसको कैसा नेता चाहिए, कैसा नेतृत्व चाहिए? देखिए, आप जो बता रहे हो जिसमें भारत के संविधान को दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे बड़ा अच्छा लोकतांत्रिक संविधान माना जाता है, लेकिन आज जिस तरह की राजशाही या जो जिस तरह के लोग जहाँ पर जिस समाज को चाहे जो नारे दे दो आप और उसको कहेंगे कि नहीं हम उनके साथ में हैं। आपके सामने संविधान बदलने की बातें जयंत हेगड़े यहाँ पर उदयपुर तक में रजनी जो डांगी है वो खुले में बोली है कि 400 पार सीटें लाकर इस संविधान को बदलने की तैयारी करना है। हम इस बात का विरोध करते हैं कि तानाशाही इस बात का, भारत का संविधान दुनिया का सबसे पवित्र संविधान है जिसने कमजोर वर्गों को सबको सामाजिक न्याय देने में सबसे बड़ा काम किया है। उसकी शपथ लेके घोषणा करते हैं कि हम ऐसी ताकतों को, तानाशाही ताकतों को हटाने का नारा देकर हम शपथ ले रहे हैं, संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ की बात कर रहे हैं। और ऐसे में
ऐसी ताकतों को बेनकाब करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे और उनकी पहचान करो, ये बचाने, संविधान बचाने के लिए हम निकले हुए हैं और शपथ ग्रहण, इसी बात का शपथ ग्रहण हमारा कार्यक्रम चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब ऐसे शख्स थे जो गुलाम भारत में सबसे ज़्यादा ज्ञानवान थे और सबसे ज़्यादा उन्होंने डिग्रियां हासिल की थी। उनके महान कार्य में देखा जाए तो बाबा साहब ने इस देश के दलितों का उद्धार किया। जो सदियों से चली परंपरा को उन्होंने स्वतंत्रता से जरूरी समानता की बात सोची थी। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के हित में जो सोचा, जो आज अगर देखा जाए तो जितना काम महिलाओं के हित में उन्होंने किया शायद किसी ने किया होगा इस देश के व्यक्ति ने। बाबा साहब ने श्रमिकों के लिए जो काम किया था, जिस समय 14 घंटा 12 घंटा कार्य किया जाता था, उन्होंने 8 घंटे करवाया था। आज़ाद भारत में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो देश विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान लिखा और उस संविधान पर आज देश चल रहा है। लेकिन आज संविधान भी खतरे में है। आज ऐसी ताकतें हैं जो संविधान को बदलना चाहती है। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इस देश के संविधान को बनाने की ज़रूरत। आज लोकतंत्र में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की ज़रूरत है, जो आज अधूरा है। हम सब को मिलकर के देश के ऐसे सपनों का, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की ज़रूरत है। आज लोकतंत्र में जिस तरह से मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आज सोचने की बात है। आज बाबा साहब के नाम से कितनी पार्टियां बन गई है। बाबा साहब को सिर्फ पूजनीय तो माना गया है, लेकिन उनके सपनों पर, उनके इरादों पर चलने की ज़रूरत है। सिर्फ जय भीम के नारे लगाने से नहीं काम चलेगा। बाबा साहब के अधूरे कार्यों को पूरा करने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, किंतु उनके ये मंत्र को आज पूरा बदल चुका है। शिक्षित बनो, जितना उन्होंने कहा था, आज दलित लोगों को इतना शिक्षित बनने की ज़रूरत है। उनके बराबर घर घर में अम्बेडकर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो। आज देखो तो कितने ही संगठन बन चुके हैं। आज दलित लोगों ने इतने संगठन बना दिए हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक संगठन की आवश्यकता है। संघर्ष करो। आज दलित लोग भी अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं, तो सब मिलकर के संघर्ष करने की ज़रूरत है और बाबा साहब के विचारों को सही रूप से लागू करने के लिए एकजुट होकर के उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी कही हुई बातों पर चलने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अम्बेडकर जयंती पर इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने जो त्याग और बलिदान दिया है, आज बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब के संविधान का और बाबा साहब के कानूनों जो है उनका उपयोग करते हैं, लेकिन पुल के बाहर बाबा साहब की जयंती के लिए नहीं आते। और हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक दिन का नहीं है, क्योंकि सिर्फ अम्बेडकर जयंती पर ही जयंती के मनाना और इकट्ठा होना, और ये तो वर्ष भर और लगातार काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक दिन मना करके और बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। आज बाबा साहब के संविधान के अनुसार कौन चल रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। बाबा साहब को पढ़ने की और पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आज हर एक लास्ट पायदान पे बैठा व्यक्ति भी बाबा साहब के संविधान से जिंदा है। क्या ये समझ नहीं पा रहा व्यक्ति? आज भी आपने बिल्कुल सही कहा कि बाबा साहब के आज महिलाओं को जो अधिकार दिया, वो आज महिलाओं को पता ही नहीं है कि हमारे क्या अधिकार है। आज लास्ट पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, उसे भी पता नहीं है कि हमें क्या अधिकार मिले हैं, संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए हैं, उसको वंचित है। आज लोकतंत्र में देख लीजिए, चुनाव प्रणाली किस तरह से चल रही है। भारत की ऐसी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए जो निष्पक्ष भी होनी चाहिए। और उस एक वोट का जो बाबा साहब ने कहा था कि राजा बनने के लिए रानी की पेट की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप भी मत के माध्यम से आप भी राजा बन सकते हो। लेकिन आज जो अंतिम पायदान में जो बैठा व्यक्ति, उसको ये पता नहीं है कि मेरे मत का कितनी कीमत है। जो बाबा साहब ने मताधिकार का जो अधिकार दिया है, वो भी आज इस तरह का नहीं जानता है और किस तरह से अपने मत को बेच देता है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरे से कम नहीं है। कहाँ चले गए वो अम्बेडकरवादी? आज दिखाई क्यों नहीं देते? आज दलितों में देखा जाए तो सभी राजनीतिक रोटियां सेकने के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है
कि वो बाबा साहब की अधूरी बातों को पूरा करे, उनके मिशन का काम करना चाहिए। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए बाबा साहब को जोड़ करके काम करने की आवश्यकता नहीं है, जो आज किया जा रहा है। दलित नेताओं को देख लीजिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही वो नाम लेते हैं बाबा साहब का। उनसे पूछिए कि आप कितने खरे हो अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़े हो। सिर्फ अम्बेडकर वाद के जुड़ करके और अम्बेडकर वाद पे चलना बहुत कठिन कार्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या इसी का कारण है कि राष्ट्रीय पार्टी बिछड़ गई है? बिल्कुल, राष्ट्रीय पार्टियों ने भी सिर्फ यूज किया है, अम्बेडकर के नाम का उपयोग किया है और अम्बेडकर के नाम का उपयोग करके वो चलते हैं और वोट लेते हैं और वो सरकारें बनाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि बाबा साहब को जो काम उन्होंने उस जमाने में किए थे वो लाजवाब काम किए थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, वो विधि मंत्री के रूप में हो, देश के कानून मंत्री, और देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके मुताबिक आज काम पूरे हुए नहीं है। जैसे हिंदू कोड बिल पूर्ण रूप से उस समय सफल नहीं हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो समझने की बात है कि वो पूर्ण रूप से उनके मान्यताओं पर खरे उतरे हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, एक बार दलित मायावती को मौका मिला था, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं आ पाई। क्या आपने विश्लेषण किया है? जरूर उनमें कमियां रही होगी, क्योंकि दलितों ने तो उन्हें चुना, लेकिन मुख्यमंत्री दलितों के खरे नहीं उतरे होंगे, तो शायद जनता ने उस समय उनको तवज्जो बाद में नहीं दिया होगा। आप एक अच्छे चिंतक हैं, क्या कहना चाहेंगे देश के नेताओं को आज अम्बेडकर के विचारों को, अम्बेडकर जैसा बनने की आवश्यकता है? कर सके अपनी वाणी में तो वो असर पैदा करो, रुख हवाओं को मोड़ दे वो असर पैदा करो। अगर मान सम्मान से जीना चाहते हो साथियों, तो घर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। आज अम्बेडकर पैदा करने की ज़रूरत है। और दलित युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़ें और बाबा साहब के मिशन पे चलें और उस पर काम करें। ये आज के युवाओं को ज़रूरत, ना कि पिताजी नौकरी कर रहे हैं और बेटा ऐश कर रहा है, और जिस रिजर्वेशन से उनको लाभ मिला है उसकी उपयोगिता को आज समझने की भी ज़रूरत है। मैं डॉक्टर कांतिलाल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, माधव विश्वविद्यालय, आबू रोड। मैं एक दलित चिंतक भी हूँ, साहित्यकार भी हूँ, कवि भी हूँ और समाजसेवी भी। पूरे देश में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। पूरे विश्व जिनका गुणगान करता है। भारत में ऐसे सपूत जन्मे जिन्होंने भारत नहीं आपकी तो पूरे विश्व की गरिमा को बढ़ाया। लेकिन आज बाबा साहब का जो लिखा संविधान, आज जिस जयंती को उनको जिस स्तर पर मनानी चाहिए, हम वो नहीं देख रहे। बाबा साहब के आदर्शों का कहीं पे भी समावेश कुछ जगह दिखाई दे रहा है। एक चिंतक हमारे बीच में है, पालीवाल साहब, हमारे DS पालीवाल साहब हमारे बीच में है। एक चिंतक की वजह से आप इस देश में क्या देख रहे हैं और बाबा साहब ने क्या कहा और क्या आज हमको देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें इस वक्त जो देश की हालात है, उस हालात के बारे में ये बोला जा रहा है कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, विरोधियों को दबाया जा रहा है, अपोजिशन को इस कदर कमज़ोर कर दिया जा रहा है कि बराबरी पे कोई चुनाव भी ना हो सके। और कुल मिला के अगर स्थितियां नहीं सुधरी तो हम पूरी तरह से तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। और तानाशाही का जो सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है गरीबों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे। तो ऐसी स्थिति में अंबेडकर बहुत ही प्रासंगिक है। और उनका जो नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उस नारे को नारे तक सीमित रखने की बजाय वास्तविक धरातल पर उतर के ये जो तानाशाही फैल रही है, धार्मिक उन्माद फैल रहा है, सांप्रदायिकता फैल रही है, वोटों के लिए जातिवाद हो रहा है, गारंटियाँ कोई इस तरह से दे रहे हैं लोग जैसे कोई अपनी जेब से पैसे निकाल के देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अंबेडकर साहब ने जो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की संविधान में और सम्मिलित किया उनको, उन हकों के लिए हमको अधिक संगठित होने की ज़रूरत है, शिक्षित होने की ज़रूरत भी है और संघर्ष करने की भी ज़रूरत है। हो ये रहा है वास्तव में
कि जो दलित संगठन है वे निश्चित रूप से उनको जयंती के दिन याद करते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं, पर जो अंबेडकर की विचारधारा है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश करने की जरूरत है वो कोशिश कमतर लगती है। और यदि हम अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें ब्राह्मणवाद का विरोध है, जिसमें जाति तोड़ने की बात है, जिसमें संगठित होने, शिक्षित होने और संघर्ष करने की बात है, तो उसके लिए व्यापकतम काम करने की जरूरत है। यदि ऐसा कर पाएंगे हम तो जयंतियाँ ये सब मनाना भी प्रासंगिक होगा। और अंबेडकर जो विश्व प्रसिद्ध है, देश में प्रसिद्ध है, और जिन्होंने अपने बौद्धिकता के हिसाब से सारी चीज़ें लाने की कोशिश की, वो आगे बढ़ा पाएंगे तो दलितों और आदिवासियों और गरीबों और इन सब का वास्तव में भला होगा। बाकी औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। हमको ज़्यादा लोगों के प्रति कमिटेड होके उनसे सीखते हुए काम करने की जरूरत है। धन्यवाद। आपने जिनको अधिकार में लिया है, जिनको आज आरक्षण का फायदा, वो कहाँ चले गए, आते क्यों नहीं? आप क्या सोचते हैं कि अधिकारी बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, आज वो जयंती दिन वो अपने आप को अम्बेडकर से भी ऊपर समझते हैं? देखिए, बात ये है कि जिसके पास पैसा आ जाता है तो पैसा आने के बाद में उसमें गुण भी पैसे वालों के आ जाते हैं। यदि किसी की बड़ी नौकरियां, अधिकारी है तो उसमें गुण भी सामंती आ जाएंगे। तो जो इस तरह से आगे बढ़ गए वो अपने वर्ग, अपने तबकों को भूल गए और उन्होंने शोषक वर्ग के साथ खड़ा रहने की बात कर ली है। ऐसी स्थिति में उनसे उम्मीद करना, जो कि अम्बेडकर साहब को खुद को भी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने कहा कि मुझे पढ़े लिखों ने निराश किया है, तो उनसे उनको भी उम्मीद नहीं थी और हमें भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो पर कुछ लोग हैं कमिटेड, जो अगर गरीबों और दलितों के बीच काम करते हैं और विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं तो हम जीत की तरफ जाएंगे। धन्यवाद। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 133वीं जयंती समारोह पर पधारे सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस वर्तमान हालातों में, एक बहुत ही अलग हालात जहां देश में भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की सुरक्षा, न्याय, एक न्यायिक प्रणाली, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था, उन सब पर एक सोचनीय विषय बना हुआ है। हमारे लोगों के साथ इस तरह एक सामाजिक न्याय की परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, वो शायद लगता है आज हमारे सामने एक बहुत एक खतरे की स्थिति में आज खड़ा हुआ है। हमारे सामाजिक न्याय के सिद्धांत हमारे बीच में जो एक हालात बने हुए, हम जिस तरह से एक उस भावनात्मक रूप में खेल रहे, हमारे डॉक्टर अंबेडकर के मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय की परिभाषा, हम लोगों के जो एक न्यायिक अधिकार, हमारे मानवीय मूल्य जिन आधारों पर खड़े हैं, वो आज हमें सोचने को मजबूर कर रहे हैं। हम लोग उस स्थितियों में खड़े हैं जहां हमारा राजनीतिक आरक्षण, हमारा सामाजिक आंदोलन, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था, लोगों के न्याय, गरीब वर्ग के साथ में जो हमारा जो एक आधार है, वो लगभग ऐसा लगता है हमारे चिंतन के लिए बड़ा विषय बन चुका है। हमें चाहिए आज बाबा साहब के 133वीं जन्म जयंती पर बाबा साहब के उन सारे सिद्धांतों को, जो उन्होंने बहुत ही अथक संघर्ष, कठिन परिश्रम के बाद में हमें जो दिलाए हैं, जो महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल, दलितों के लिए 340, 41, 42 जो हमें दिए, उनको आज भी हमें लेने की जरूरत पड़ रही है। जिस रूप में पूंजीवादी सिस्टम एक सारे निजीकरण की ओर ले जा रहा है और बाबा साहब के संविधान का जिस तरह से हमारे सामने एक अलग स्थिति में ला रहे, हमें बहुत ही बारीकी से अध्ययन के साथ में डॉक्टर बाबा साहब के उन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना पड़ेगा। हमें उन सिद्धांतों के साथ आज भी बिना समझौते किए आगे ले जाने की जरूरत रहेगी। मैं सभी साथियों से, पधारे हुए आज के इस कार्यक्रम के उपस्थित सम्मानित सदस्यों का, डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति,
की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती पर जय भीम इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सभी हमें डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को कायम रखना है, डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों को कायम रखना है। आज जो समानता, सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता, हमारे देश की एकता, भाईचारा और जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो एक सामाजिक न्याय, समानता का जो है, मानवीय मूल्यों को प्रतिपादित करने का रहा है, एक बराबर का हक दिलाने का जो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर जो रहा है और जो एक शिक्षा जो सबको समान स्तर पर मिलनी चाहिए, उस शिक्षा को लेकर के जो हमारे बीच में जो एक अधिकार दिया है, आज भी हमारे लिए बड़ा सोचनीय विषय है। हमें उसके लिए संघर्ष की आवश्यकता है और हमें चाहिए उन स्थिति पर हमें बाकायदा डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति में पधारे हुए सभी महानुभाव उस बात को कायम रखें, डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों को आगे ले जाए और हमें उन पर अधिक से अधिक अध्ययन करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर की धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, देश की एकता, भाईचारा, प्रेम और स्वार्थपूर्ण वातावरण को कायम रखे। मैं इसी बात के साथ सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स। स्वागत और सम्मान की रस्म में हम अगला कदम बढ़ाएंगे मदन जी सिंघाड़िया साहब के पास और उनसे निवेदन करेंगे कि वो पहला जी खटीक का स्वागत करें। अगली श्रृंखला में रितेश जी चौहान तैयार रहे मदन जी साधु साहब का स्वागत के लिए। हजारीलाल आर्य जी से भी निवेदन रहेगा। ओपी खोलवाल जी से भी निवेदन रहेगा कि वो श्याम जी भीमलाल जी का स्वागत करें। राहुल जी राठौर, स्वागत किया जा रहा है हमारे मंचासीन अतिथियों का। आप सभी से निवेदन रहेगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत की रस्म अदा की जा रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, पंडाल गुंजायमान रहना चाहिए। वो नजर ही क्या जो नजर का इशारा ना समझे। दुनिया में उस नजर को मत देखो जो तुम्हें देखने से इनकार करती है। दुनिया में उस नजर को देखो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मुस्कुराने का इंतजार करती है। एक 133वें भीम महोत्सव आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत सारी बधाइयाँ भीम दिवाली की। आप घर जाकर आप शाम को और दीपक जलाइए, खुशियां मनाइए, घर मिठाइयाँ बांटिए। इससे बड़ा शुभ अवसर, इससे बड़ा त्योहार हमारे लिए और कोई हो नहीं सकता। बाबा साहब के चरणों में सत्तर नमन। बाबा साहब के व्यक्तित्व बहुत बड़ी जो कहना चाहिए लोग 18 वर्ष बने हुए हैं, उसको पढ़ना तो आंखों में आंसू आएंगे। बाबा साहब का जीवन थोड़ा कष्टमय निकला है पूरे सालों से। बाबा साहब ने जन्म इंदौर में मऊ चांद में लिया था। उसके बाद पढ़ाई उन्होंने बड़ी कहना चाहिए पढ़ने जाते थे तो आपको पढ़ने के लिए टाट पट्टी जो दरी होती है साथ में ले जानी पड़ती थी और किताबें और स्कूल के कमरे में सबसे लास्ट में बिठाते थे। पानी जब चपरासी नहीं आता तो पूरे दिन पानी प्यासा रहना पड़ता था।
ऐसे ऐसे महावीर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा आपने 1906 में कहना चाहिए पहली कक्षा में प्रवेश किया महाराष्ट्र में, तो उनको महाराष्ट्र में आज भी विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1912 में उन्होंने मैट्रिक कर ली। मैट्रिक करने के बाद 1913 में वो विदेश चले गए। 1913 में जब सयाजीराव गायकवाड़ ने जो उनको 3 साल के लिए भेजा था, $11.58 यानी 25 रुपये पर ईयर, 25 रुपये पर ईयर या पर मंथ उनको मिलती थी छात्रवृत्ति। उससे उन्होंने 2 साल के अंदर ही उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में उन्होंने PhD और इसमें MA कर ली थी। इसके पश्चात वो 1 साल के लिए भारत का बैरिस्टर बन के लंदन से आए, और लंदन से आने के बाद उनको कहना चाहिए 3 महीने की उनकी वो अवधि थी छात्रवृत्ति की, तो उनको वापस आना पड़ा। और एक गायकवाड़ साहब से उन्होंने अनुबंध किया था, आपको मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। तो नौकरी उन्होंने वहाँ, जब वो नौकरी में गायकवाड़ साहब ने चीफ सेक्रेटरी लेवल की नौकरी पोस्ट दी थी। जब बाबा साहब वहाँ से 3 साल से वहाँ बाहर रहे थे, कुछ छुआछूत देखी नहीं, तो वहाँ बड़ौदा के अंदर नौकरी मिली तो उनको लेने के लिए कोई गया। जब वो उतरने के बाद उनको मकान के लिए किसी ने मकान नहीं दिया तो सराय में गए, सराय नहीं दी तो एक पारसी समाज की सराय में रुके। समाज की दयनीय स्थिति, वो पारसी समाज की सराय में इसलिए रुके तो पारसी बनकर रुके, और वैसा कमरा फिर बाद में उनको पारसी समाज वाले के दलाए वालों को पता लग गया कि ये पारसी नहीं है, तो उनको रातों रात खाली करवाया। खाली कराने की दूसरे शिफ्ट में वाली शिफ्ट ऐसी गंदी और कमरे में शिफ्ट किया तो उसको अपन सो नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते आज के जमाने में। उनके पारसी समाज में जब उनको 3-4 दिन लगे, तो 3-4 दिन में उनके पास पड़ोस में लोगों को पता लगा कि तो अति शूद्र में आता है, तो सभी समाज के लोग पहुंच के उनको धमकी दी कि आपको इस सराय को खाली करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मेरे शाम तक वक्त दो, तो शाम तक वक्त दिया तो कोई उनके दोस्तों को सबको कहा नहीं कमरा चाहिए, ये चाहिए, तो उन्होंने सभी ने मना कर दिया जो इंग्लैंड में साथ पड़े हुए थे। तो बाबा साहब ने शाम को 6 बजे उनको कमरे बिस्तर से बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने के बाद एक वृक्ष के नीचे जाके बाबा साहब रोए, पूरी रात पर रोए, और रोने के बाद मन में कहा मेरे साथ ऐसा छुआछूत हो रही, मेरे साथ इतना हो रहा है। तो उसने उसी वृक्ष के नीचे उन्हें कसम खाई कि मैं मेरे ऐसी भाइयों को मेरे साथ हो रहा है ऐसा अन्याय, वो अन्याय अब मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कसम खाई। फिर आपने कहना चाहिए नौकरी में भी वहाँ गए, नौकरी में तो किताबें भी फाइलें भी उनको चिमटे से पकड़ के फेंकते थे, और ऐसे ये जीवन भर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, छुआछूत, अस्पृश्यता, इस तरह से जिंदगी भर उन्हें सहा। जब गवर्नमेंट सम्मेलन हुआ, आपको ध्यान चाहिए, एक 1930 में गवर्नमेंट सम्मेलन गए थे बाबा साहब, उन्होंने ब्रिटिश में लंदन में गए थे। जो तो को काटा बोए ताए दौड़ तू पाला, वो भी कह रहा याद करेगा पाला किससे पढ़ा पाला, वो भी सारा क्या याद करेगा पढ़ा किससे पाला। भारत माता की जय, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। सभी समाजों को मैं वेलकम करता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। बंसीलाल जी विराजे हुए हैं, समाज से भी वो आगे आ जाए। बंसीलाल जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं अपना विराम देता हूँ, आगे करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष शैलेंद्र चौहान जी को। समय की सीमा है, समय की सीमा का हम सब ध्यान रखेंगे। देश की मिट्टी से बढ़कर कोई चंदन नहीं, देश की माटी से बढ़कर कोई चंदन नहीं, वंदे मातरम से बढ़कर कोई बंधन नहीं। अब हम इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच विराजमान है अम्बेडकर मिशन के प्रदेश संयोजक आदरणीय विनोद जी भाई साहब से पधारे और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। उसके बाद हमारे संरक्षक महोदय, संयोजक महोदय PS जी साहब तैयार रहे। युवा साथियों और बुजुर्गगण एवं विद्यार्थी बहनें, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन जितना भी जिया उन्होंने जीवन, वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित जीवन था। उनका जीवन
देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा और जीने वाला जीवन उस समय के बड़े बड़े नेताओं के बराबर उनका जीवन था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो देश के लिए लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ही रिजर्व बैंक की स्थापना की, वो देश के लिए की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव आयोग की स्थापना की थी, वो देश के लिए की। बाबा साहब अम्बेडकर ने हीराकुंड जो परियोजनाएं हैं, जो अभी उड़ीसा में है, बहुत बड़ा पानी का स्रोत है, जो वहां के लोग उसका लाभ ले रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जितना भी जीवन दिया, उन्होंने जो भी काम किया वो देश के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया था। बाबा साहब अम्बेडकर आज दलितों का नेता नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर विश्व का नेता है। आपको जानकारी हो गई कि हम तो मानते ही मानते हैं, जो कैम्ब्रिज है अमेरिका में, जो विश्वविद्यालय है, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की थी और वहां का सर्वे हुआ था कि 300 वर्ष पहले से बालक जो होशियार बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, उनकी सूची बनाई गई तो बाबा साहब अम्बेडकर का तीसरे नंबर में था नाम। कि उस यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप और सबसे होनहार, सबसे प्रतिभाशाली बालक बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम था। बाकी यूनिवर्सिटी ने तय किया कि इस प्रकार के महामानव का और महापुरुष का क्यों न यहाँ की मूर्ति स्थापित की जाए। तो कोमाबाट वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ सिंबल, यानी ज्ञान का देवता। तो बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रभक्त थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम किया है, हम भी इसी प्रकार से हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करें और हर घर से बाबा साहब अम्बेडकर जन्मे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा जीवन जिए, बाबा साहब अम्बेडकर जैसा पवित्र और सात्विक जीवन जीने वाले लोगों की आवश्यकता है, न कि भाषण करने वाले लोगों की आवश्यकता है। समाज में, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसा काम किया, वैसे नित्य प्रति हम समाज, देश, समाज के लिए काम करें, तभी बाबा साहब अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची जयंती मनाने का उद्देश्य है। मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनचाहे रंगों से बने तो तकदीर। आइए कदम बढ़ाते हैं PS खिजी साहब के पास और उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने आप। उनको भी बहुत बहुत बधाई है। आज इस मौके पर 133वीं बाबा साहब की जयंती पर मैं समस्त शहरवासियों को भी अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि देश के अंदर सामाजिक समरसता बनी रहे और ये देश तरक्की करता रहे। दोस्तों, बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य पर बता दिया गया है। मैं तो खाली उन डेटा को बताऊंगा जो आज़ादी के पहले एक एक लाइन के अंदर के बाबा साहब का संघर्ष का जो दौर शुरू हुआ था, उन्होंने सन 1925 के अंदर जो मनुस्मृति का दान किया था, उसके साथ ही उन्होंने महान सत्याग्रह किया सन 1927 के अंदर। उसके बाद में सन 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया था, क्योंकि यह डिटेल अगर हम बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और वो साइमन कमीशन अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान के अंदर भेजा था कि SC के लोगों के लिए हिंदुस्तान के अंदर दलितों की स्थिति क्या है, इसके सारे रिजल्ट ले जाकर ब्रिटिश हुकूमत को दे, ताकि इस देश के अंदर व्यवस्था को कायम किया जा सके कि किस तरह की आज़ादी चाहिए हम लोगों को, जो बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, जो कलाराम मंदिर जो प्रवेश की बात थी, महान सत्याग्रह जो पानी के पीने के लिए तालाब पे नहीं जा सकते थे, ऐसे उस समय दौर चल रहे थे। तो बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुआ था लंदन के अंदर, 3 गोलमेज सम्मेलन के अंदर जाकर उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी।
आपने 20 अगस्त 1925 को कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ था। उसके बाद आपको 24 सितंबर 1932 को पूरा पैक्ट मिला था, जिसके अंदर महात्मा गांधी जरदा जेल के अंदर थे और बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोगों के लिए मैं जब तक उनके अधिकार नहीं मिल जाते तब तक मैं किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता। लेकिन एक तरफ महात्मा गांधी के प्राणों की रक्षा के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने बाबा साहब ने समझौता किया और हमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार उस समय दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आज आर्थिक और सामाजिक अधिकार के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, राजनीतिक अधिकार तो आपको मिल जाएंगे। जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे चुने हुए नुमाइंदा पार्लियामेंट और विधानसभा में जैसे जा रहे हैं, तो वो देन 1932 की थी दोस्तों। उसके बाद में 1935 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया, वित्त आयोग का गठन किया, चुनाव आयोग को उन्होंने बढ़ाया, श्रम कानूनों को बढ़ाया, आपने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को बनाया जो अंग्रेजी हुकूमत के टाइम था, इंडिविजुअल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को बनाया, जिसमें लोगों को अधिकार दिए श्रमिकों को, क्योंकि श्रमिक भी तो हमारे बहुत सारे हमारे लोग थे दोस्तों। उसके आगे चलते हैं, क्योंकि उस समय ट्रायंगल की लड़ाई चल रही थी, त्रिकोण लड़ाई चल रही थी। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत थी, एक तरफ देश के अंदर सामंतशाही थी और दूसरी तरफ बाबा साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे थे। तो उन्होंने ये लड़ाई लड़के 26 नवंबर 1949 को इस देश के अंदर आपको संविधान दे दिया। एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट, एक वैल्यू, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जो आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। बाकी वोट आपको देना है, चुनाव सामने है। मैं आज को इस मंच से भी आगाह करता हूं, क्योंकि आपका एक वोट इस राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ाएगा इस राष्ट्र को, और वोट देने जाना है सबको घर घर से, ये आह्वान करते हैं हम इस मंच से दोस्तों। सन 1952 के अंदर जब उन्होंने इस्तीफा दिया था नेहरू मंत्रिमंडल से, उन्होंने हिंदू कोड बिल के अंदर नारी के जो अधिकार थे उसको विरोध किया नेहरू सरकार ने, तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है, उसके बाद में कई सारे ऐसे कानून थे जो उन्हीं के बनाए हुए पास किए गए थे। ये हो गई उस समय की बात दोस्तों। आज मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन उन घटनाओं के बारे में 2-3 घटनाएं जो हो चुकी है दोस्तों। हम प्रमोशन में आरक्षण के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रमोशन के अंदर इंदिरा से लेकर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस आज हमारे राजस्थान के अंदर भी यहाँ तक जो मैटर आया था, वो मैटर हमने लड़ाई लड़के लड़ा। राजस्थान के SC ST के लोगों ने जयपुर के अंदर जाकर हमने वो लड़ाई लड़ी और राजस्थान सरकार ने भटनागर कमेटी बनाकर प्रमोशन में आरक्षण को वापस रिव्यू किया गया था। एक ये घटना है। दूसरी घटना हुई थी एट्रोसिटी एक्ट 1989 की जो बना हुआ है, उसके अंदर 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पहले जांच होगी फिर FIR होगी। हम चाहते थे कि पहले गिरफ्तार हो उसके बाद FIR हो। उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी लड़ाई लड़ी और एक यूं कह सकते हैं कि सड़कों पर SC ST के लोग आ गए। किस प्रकार से हम लोग इस कार्यक्रम के भव्य रूप दे सके। साथियों, बाबा साहब की 133वीं जयंती है। इस अवसर पर पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को मैं मेरी तरफ से, संगठन की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आने वाले समय में साथियों, बाबा साहब अकेले थे, अकेले होकर के भी उन्होंने संघर्ष करके भारतीय संविधान बनाया, जिसमें SC ST आदिवासी दलित माइनॉरिटीज के लोगों के लिए अधिकारों की लड़ाई थी और उनको अधिकार दिए। और जब वो अकेले होकर के इतना कर गए और हम बहुसंख्यक होकर उनके अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमें समझने की आवश्यकता है साथियों। आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। किस प्रकार से आरक्षण के साथ जो कुठाराघात हो रहा है, किस प्रकार से SC ST दलित लोगों के साथ में जो पीड़न हो रहा है, वहां पे हमें खड़े होने की जरूरत है, वहां उनका प्रतिरोध करने की जरूरत है। साथियों, मेरे सामने जो युवा साथी बैठे हैं, कॉलेज के युवा बैठे हैं, ये सभी युवा आने वाले समय में हमारे TSP क्षेत्र के मेवाड़ वाकर के कर्णधार होंगे। क्षेत्र विकास में उनकी भूमिका होगी। इनमें भी जो कोई अधिकारी होगा, इनमें भी जो कोई राजनेता होगा। मैं इस मंच के माध्यम से
आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कई सारी ऐसी मांगी है जो सरकारों के समक्ष हम समय समय उठाते रहे। और मीडिया के साथियों से इस मंच के माध्यम से बाबा साहब की जयंती के अवसर पर निवेदन करना चाह रहा हूँ कि टीएसपी क्षेत्र में हमारा आदिवासी समाज जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कई समय से करता रहा है। साथ में उस मांग को पूरा करने वाले सरकारों से इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवाओं में प्रत्येक आरक्षण 6.5 अंक चाहिए, इस बात को लेकर हम लड़े लग रहे हैं। साथ में जो विश्वविद्यालय है उनकी बस्तियां हो, उन बस्तियों में SC/ST का जो कैडर है, बैकलॉग सीटें हैं जो नहीं बनी गई है, उन सीटों को बदलने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हमारे सामने कई सारी बातें हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मेरे युवा साथियों को धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारे आह्वान पे, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आपने अपना समय दिया और यहाँ पहुंच करके बाबा साहब के इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने में आपकी भूमिका अदा की, उसके लिए हम आभारी हैं। मैं आपको आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने है, चाहे वो कहीं उत्पीड़न हो, कहीं आदिवासियों के साथ शोषण हो, कहीं SC/ST के साथ शोषण हो, किसी भी वर्ग का जो मानव जीवन का उत्पीड़न होगा हमें खड़े रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं SC/ST सामान्य वर्ग क्यों नहीं होते कि जो मानव उत्पीड़न होगा वहां में खड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आदिवासी लोग हम संघर्ष करके जंगलों तक रह गए, हम पढ़ लिख करके यहाँ आए होते हैं, शहरों में आए होते हैं, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते होते हैं, तो आज हम और आगे पहुंच गए होते। हमारा कारवा भी पीछे साथियों, आपको तो आगे बढ़ाना है। इस कारवा को आगे ले जा करके हमें आप और हम सबको मिल करके इस क्षेत्र के विकास में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। निश्चित रूप से आप सभी यहाँ पहुंचे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए इस मौके पर मुझे 2 लाइन याद आ रही है। दुष्यंत कुमार जी थे हिंदी के एक महान कवि हुआ करते थे, दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत में आदिवासी समाज को बदलनी चाहिए, सूरत में आदिवासी समाज को बदलने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीलामा जी को। कौन कहता है कि जिंदगी का अंजाम मौत होता है? कौन कहता है कि जिंदगी का अंजाम मौत होता है? जिंदगी का पैगाम जिंदगी ही होना चाहिए। हमारे बीच श्रीमती रीना जी विरावत विराजमान है, उनसे गुजारिश रहेगी कि मंच पर आए। इंस्पेक्टर नगर डॉक्टर प्रदीप दामोर जी के बाद डॉक्टर शांतिलाल जी खराड़ी, डॉक्टर वासुदेव जी चरकोटा, डॉक्टर रीना। प्रतिभा सम्मान किया जा रहा है हमारे चाचा लती के द्वारा। ऑल वर्क इज नॉट प्ले, ऑल वर्क इज नॉट प्ले, मैं जैकेट चल रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने सारे काम करता है लेकिन शारीरिक व्यायाम नहीं करता, खेल कूद में हिस्सा नहीं लेता है, उसकी गिनती दल में मानी जाती है। और अगला जो हम कदम बढ़ा रहे हैं वो हम नेशनल खो खो टीम की ओर और आमंत्रित कर रहे हैं राजू मीणा को। तैयार रहेंगे राजू मीणा, सविता मीणा नेशनल खो खो टीम से, सागर मीणा नेशनल रनिंग EBS से, जूली गुर्जर नेशनल लैक्रोस से, विशाखा मेघवाल नेशनल लैक्रोस से, सुनीता मीणा हैंडबॉल राज्य स्तरीय, चेस्टा खोईवाल OP खोईवाल खेल क्षेत्र से। आप सभी से गुजारिश रहेगा कि जैसे जैसे नाम बोले गए प्लीज आप अपने कदम बढ़ाते रहें। अब हम बुला रहे हैं जिन्होंने बीएड में 70% से ऊपर मार्क्स प्राप्त किए हैं, श्री पिंटू लाल जी सन ऑफ शंकर लाल जी, श्री संजय सन ऑफ श्री नाथ सिंह जी।
आगे मत जाना है ना, पीछे रहना। श्री मुकेश मैना जी, पिता श्री लक्ष्मण जी, आपने 12th में 92% मार्क्स रखे, इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है कि तालियों में कंजूसी नहीं करें। ये हमारे देश की प्रतिभाएं हैं जिन्होंने खेल में और शिक्षा में अपना परचम फहराया है, तो हम चाहेंगे कि इनकी तालियों में हम कंजूसी नहीं करें। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। माया जी मेघवाल, हर्षा जी, अरे हटो आप जल्दी। हर्षा जी के बाद ऋषिका जी और संगीता जी बरंडा। मैं दाना साहब से निवेदन करूंगा कि वो दूसरी लिस्ट भी आप दे दें हमें। मेरा दाना साहब से निवेदन है कि दूसरी लिस्ट भी दे दें। अच्छा लेना मेरा, ठीक क्या नाम आपका? सुनीता। भैया हटो जल्दी। चिंकी जी चावला, अंजलि आहारी, जयश्री मीणा। बच्चों लाइन बना के आप तैयार रहें। चिंकी चावला, अंजलि आहारी, जयश्री मीणा। बच्चों लाइन से आप आ जाएं और यहाँ लाइन से खड़े हो जाएं। यहाँ आगे आ जाए बेटे। चिंकी, अंजलि बेटे आगे आ जाओ। इधर स्टेज के राइट साइड में यहाँ आ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर ही खड़े हो जाओ। सबसे पहले चिंकी, अंजलि, जयश्री लाइन से खड़े हो जाओ ना। किरण, विशाखा आ जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। बच्चों में जिनके नाम बोल रहा हूँ आ जाए इधर स्टेज के राइट साइड में, लाइन से खड़े हो जाए। सबसे पहले चिंकी, अंजलि, जयश्री, किरण, विशाखा, मितल, माया, शिल्पा डामोर, नीतू कौर, पूजा मेघवाल, मीना रेगर, करिश्मा मीना, पायल मेघवाल, ऋतु मेघवाल, ऋतिका जिंगल, मायावती निर्मल आप उस तरफ चले जाओ। और सिंगल। आ जाओ बच्चों, आप लोग लाइन बना के खड़े हो जाओ। नीनामा साहब और कोई नाम है तुम्हारी लिस्ट? मैं वहाँ से लेके निकल जाऊंगा। यहाँ से हटिए, सामने से हटो, साइड में खड़े रहो। जहाँ खड़ा रहने की जगह पे वहाँ खड़े रहो। आप हटो, साइड में हटो, साइड में हटो। पीछे लाइट चल रहा है, इधर आ जाओ। सबको फोटो लेता है। आ जाओ ना। चलो बस इधर जाओ गुड़िया, उस तरफ से जाओ ना, उस तरफ से जाना। किस तरफ से जाने के लिए कह रहे हो? उस तरफ से अरे उस तरफ से आना, यहाँ से फोटो लेंगे। जाओ ना, हो गया, चलो छोड़ ही नहीं। एक जेब चला जाता, दूसरा भी। ये उधर से फूड पैकेट, उधर सामने जाओ, फोटो खींच रहे हैं वो, उधर जाओ। साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ समस्त जनता से कि एक ऐसे महामारी 6 दिसंबर को
इस धरा के ऊपर एक ऐसे मानव का अवतार हुआ। उससे पहले वंचित वर्ग थे, इस वंचित वर्ग को कोई कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, कई समस्याएं झेलनी पड़ी। ऐसी समस्या का बखान करते हुए चल रहा है। और एक ऐसे देदीप्यमान तारे ने एक द्वीप में जन्म लिया तो वंचित वर्ग को बराबरी को दिलाने के लिए संविधान में एक ऐसे मानव जो महामानव कह सकते हैं, दलितों के मसीहा कह सकते हैं, दलितों के भगवान कह सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व ने जिस प्रकार अपने मन में भाव और आंखों से देखा हाल जिस प्रकार का देखा था कि कहीं को पानी नहीं पीने देते, कई इस तरह के छुआछूत होती थी और हाँ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था कि जानवरों के साथ में भी नहीं होता था। पर आज एक ऐसे अवसर पर हम एक ऐसी जयंती, एक ऐसे महामानव की जयंती के ऊपर हम एकत्र आए। मेरा तो आपसे सब आम जनता से निवेदन है कि हम बाबा साहब की जयंती के ऊपर और निर्माण दिवस के ऊपर हम हर एक व्यक्ति को जिनको हर इस देश के हर व्यक्ति के ऊपर संविधान लागू होता है और एक ऐसा संविधान दिया है, एक रक्षात्मक संविधान दिया है, एक देशभक्ति का संविधान दिया है, एक आम जन की रक्षा का संविधान दिया है। ऐसा नहीं कि जनजाति के लिए ये संविधान है, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए ये संविधान दिया गया। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ आने वाली जयंती के ऊपर संख्या अपार होनी चाहिए, संख्या बहुत ही कम संख्या जो कि बाबा साहब भाव को पैदा करें और एक सोचे एक ऐसे महामानव ने सबके कल्याण के लिए जो एक संविधान की रचना की, उस संविधान की और लोग कहते हैं कि संविधान को बचाओ। आज मैं कहता हूँ हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि संविधान को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई बदलाव नहीं कर सकता। जैसे कि उन्होंने कहा कि बाबा साहब का बनाया हुआ एक ये पवित्र ग्रंथ संविधान है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। अनुसूचित जाति जनजाति के जो अधिकार है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर दिन से आम जनता को कहा है, कई लोग ऐसे पगला रहे हैं और इस संविधान में संशोधन हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और ये धोती भ्रमणा है, धोती एक गुमराह करने की एक ऐसे लोगों के द्वारा ये भ्रमणा फैली जा रही है कि संविधान में आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि हम जाति जनजाति और वंचित वर्ग के लिए जो बाबा साहब ने जो संविधान रचा है, मानव ने संविधान रचा है, उस संविधान को कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है और किसी प्रकार का आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। और जितना अभी तक हमारे माननीय डॉक्टर हमारे बाबा जी ने कहा है, कभी तक हमारे इस वंचित वर्ग को कई लाभों से वंचित है, कई ऐसे वंचित वर्ग हैं, उन सबका जब तक कल्याण नहीं होगा, उनका खत्म नहीं होगा, तब तक ये आरक्षण समाप्त नहीं होगा। परंतु हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है, हम भागवत जी ने कहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि हमारे संविधान में किसी प्रकार का आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो भ्रमित लोग हैं, अब ऐसे उच्च मानसिकता के लोग हैं, वो मानसिकता के लोग इस प्रकार का भ्रमण कर रहे हैं कि आरक्षण में बदलाव हो जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। खाली कुछ लोग जो कम बुद्धि के लोग हैं, जो आम जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमारे डॉक्टर हमारे मोहन भागवत जी ने कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बसर संचालक माननीय भागवत जी ने कहा है कि हमारा वंचित वर्ग जो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है, उस वर्ग के लिए आरक्षण सदैव मजबूत रहेगा और आरक्षण
जब तक उनका कल्याण नहीं हो जाएगा ये आरक्षण समाप्त नहीं होगा। इस अवसर में आम जनता को कहना चाहता हूँ, बाबा साहब की पुण्यतिथि और जन्म जयंती का भारी से संख्या में आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और हमें ये बताएं कि हम सामाजिक समरसता का भाव लेते हुए हम जिस प्रकार काम करें, हर व्यक्ति के कल्याण चाहते हैं। हम किसी से किसी प्रकार का कोई प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। हम ये हर व्यक्ति, हर समाज का हम कल्याण चाहते हैं। यही तो बाबा साहब ने अपने संविधान में कहा था। इन्हीं मंगल भावना के साथ आज पूरा समाज जनता को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, जय भीम।